बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातें बज़ाहिर ऐसे दावपेच खेल रही हैं कि अपने मुखालफिन को उनके मुताबिक ज़ेर करने के लिए दावपेच काफ़ी हैं। क्या ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे हारून साहब से। मगर साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और मरियम नवाज की मुबैना ऑडियोज़ का सामने आना और फिर उसके बाद एक तरफ से एतराफ़ होना और एक तरफ से खामोशी अख्तियार किया जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि अपोजिशन की इस वक्त इन मामलात को लेकर जो तहरीक शुरू कर चुकी है उसकी हिकमत अमली क्या है और असल में उनका हदफ क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अहम और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि पहले भी इस किस्म की ऑडियोज़ आई। सवाल यह कि क्या ऑडियोज़ आने का सिलसिला जारी रहेगा। माजी में कुछ ऐसी ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं जिनके बारे में सिर्फ बात हुई मगर मंजर-ए-आम पर नहीं आई। क्या उनके बारे में भी कहा जा सकता है अब वो भी लीक होंगी, वो भी सामने आएंगी? कौन कौन बेनकाब होगा और असल में हदफ इसका कौन है, इसके ऊपर हारून साहब का हम तजिया लेंगे। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या इंसानी बहरान वहाँ पर शिद्दत इख्तियार कर गया है। जो इमदाद की बातें और जो ऐलानात किए गए, जो वादे किए गए, क्या वो पूरे नहीं हो रहे, उसकी वजह क्या, ये भी जानेंगे। और कोरोना के हवाले से कोरोना की एक नई किस्म इस वक्त अफ्रीकी ममालिक से सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि वैक्सीन वहाँ पर बहुत कम हुई। सवाल ये है कि क्या जिन ममालिक में वैक्सीन हुई वहाँ पर इस नई किस्म का इत्तलाक होगा, क्या वहाँ पर यह तबाही मचाएगी? क्योंकि बज़ाहिर ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना की ये नई किस्म पहले तमाम अक़साम से कहीं ज़्यादा तबाहकुन है, हौलनाक है, बहुत तेज़ी से फैलती है। इसके बारे में हिकमत अमली मौजूदा हुकूमत क्या करेगी, पाकिस्तान को इस हवाले से क्या करना चाहिए, हिकमत अमली के बारे में बात करेंगे। इलाज क्या होगा, या जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई हुई है क्या उनके लिए यह काबिल इस्तेमाल होगी, इसके ऊपर हम तफसील से हारून साहब का तजिया लेंगे और अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी हम बात करेंगे। हारून साहब, मैं सियासत और अपोजिशन खास पूरी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करूंगी, मगर बड़ा अहम सवाल मुझे आपसे बिल्कुल आगाज पर ये पूछना है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के बारे में जो बात हो रही है कि उनके खिलाफ मूव हो सकती है, क्या इसमें कोई सदाकत है? हाँ बिल्कुल, उसकी तैयारी की जा रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। इसलिए कि संजरानी साहब को अगर हटाने में अपोजिशन कामयाब हो जाती है तो उसे वो नफ्सियाती वालातरी हासिल हो जाएगी जो 2-3 साल की मुहिम में नहीं हो सकी। मौलाना फजलुर रहमान ने जो रैली निकाली थी, धरना दिया था, उससे नहीं हो सकी। फिर पीडीएम ने जो कोशिश की उससे भी नहीं हो सकी। मगर इससे तो एक दबाव आ जाएगा उस पर, लिहाजा उसके लिए संजीदगी से कोशिश की जा रही है। वो कामयाब होती है या नहीं होती ये एक अलग बहस है, मगर कोशिश संजीदगी से की जा रही है। ठीक है हारून साहब, अब कुछ मौजूदा हालात में जो ऑडियो सामने आई, बज़ाहिर ये कहा जा रहा था, मरियम साहबा के हवाले से भी मैं फिल वक्त आपसे बात करूंगी, कहा यह जा रहा था कि यह ऑडियो जो भी सामने आई है या साकिब निसार साहब के हवाले से जो बातें आई हैं, हो सकता है एवन फील्ड के अंदर कोई बरियत का चांस मिल जाए, मरियम नवाज को कोई फायदा हासिल हो सके। आपको लगता है कि फिल वक्त ऐसा कोई चांस हो सकता है? आप बेशतर कानूनदानों का ख्याल ये है, बाकी तो जो अदालत के फैसले के बारे में पेशीनगोई तो नहीं की जा सकती पहले से, इसलिए कि ये कायदे के भी खिलाफ है और आदाब के भी खिलाफ। लेकिन ये इम्कान तो मौजूद है, उनकी बरियत मुमकिन है, इसलिए कि वो कोई पब्लिक ऑफिस तो नहीं था उनके पास। अगरचे उन्हें 100 अरब रुपए दिए गए थे मगर अदालत ने रोक दिया था। एक तरह का सरकारी ओहदा उस वक्त उन्हें दिया गया था, नवाज शरीफ साहब जब आए थे। तो चूंकि सरकारी ओहदा नहीं था तो लिहाजा इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसमें बरियत उनकी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब इस पूरे किस्से को लेकर अपोजिशन जो एक तहरीक चलाने के मूड में है, बज़ाहिर तो ऐसा महसूस हो रहा है वो शुरू हो चुकी है, उनकी हिकमत अमली है क्या, असल में उनका हदफ है क्या अपोजिशन का हारून साहब इन चीजों को लेकर? हदफ बिल्कुल जाहिर है, यानी हदफ इमरान खान की हुकूमत को खत्म करना है। वो तो जो एक अखबार नवीस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो तो मुसलसल फौज से अपील कर रहे हैं उनके, तो जो उनके जिनके अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात हैं, ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात हैं, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात हैं, तो वो मुसलसल अपील कर रहे हैं फौज से कि टेक ओवर करो और इसको निकालो किसी तरह से इमरान खान को। यानी वही खेल जो पहले से होता है हमेशा से, वो एक बार फिर शुरू हो जाए। लेकिन आखिरी टारगेट इमरान खान नहीं है। अच्छा, इमरान खान तो अपनी गलतियों के नतीजे में भी नाकाम हो सकता है, 2023 के इलेक्शन में भी हार सकता है, उससे पहले इलेक्शन हो उसमें भी नाकामियों से हो सकती है। आखिरी हदफ इमरान खान नहीं है, आखिरी हदफ पाकिस्तानी फौज है
और दरअसल पाकिस्तान है। नहीं, अमरीकी तो ये सफारतकार यहाँ जो मिल रहे हैं लोगों से, तो लोगों से साफ साफ कह रहे हैं, जिन लोगों से वो मिले हैं, बात जाहिर है कोई चीज मुस्तकिल राज से नहीं रहती कि मरियम की मदद की जाए, तो इसके बाद क्या शुबा रह जाता है। और अखबार नवीस पहुंचते हैं अमेरिका और लंदन, और इतने वसाइल इनके पास कहां से आ जाते हैं, इनके अदारे तो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वहां जाके ये मतलब पूरी सियासत करते हैं और रास्ता दिखाते हैं उनको, और इनके किन लोगों के साथ रखते हैं। आखिरी फिर ये है कि सिर्फ यही इतनी सी बात नहीं है जी। पाकिस्तानी फौज हदफ है, तो हदफ से क्या मुराद है? पाकिस्तानी फौज को कमजोर किया जाए, तो इसलिए कि मुल्क को जोड़ने वाली ताकत तो वही है। मगर हमेशा पूरी अस्करी क़यादत के ऊपर तो तनकीद नहीं कर रहे ये लोग, पूरी अस्करी क़यादत को तो नहीं तनकीद बना रहे। ये तो स्ट्रेटेजी होती है ना। देखिए ना, दो लश्कर हैं आपस में लड़ रहे हैं, एक पहलू में हमला किया जाता है, मैमना मैसरा पुरानी इस्तिलाहें, दाएं हाथ या बाएं हाथ हमला किया जाता है, कल्ब पे दरमियान में हमला किया जाता है। अस्करी क़यादत को तो वैसे वो ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप इसको हटा दें, तो जैसे पहले हमने आपके एक्सटेंशन के मसले पे तो तायद की थी, तो आप भी कर देंगे। अच्छा, मसला तो हुसूल इक़्तिदार है, और अगर इक़्तिदार हासिल हो जाता है तो उसके बाद खुदा जाने क्या होगा। अब ये बहुत पेचीदा मसला है, इसके बहुत सी कनोटेशन है, बहुत सी जिहाद हैं इसकी। देखिए अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान कमजोर हो, मोहताज हो। देखो ना, अफगानिस्तान में आगे चल के उस पर बात करते हैं, 10 से 20 लाख हमवात का खतरा है, ऐलान कर चुके हैं पैसे देने का और नहीं दे रहे। $9 बिलियन अफगानिस्तान के जो है वो छुपा रखे हैं, कब्जे में कर रखे हैं, जारी नहीं कर रहे। सर्दियां सर पे आन पहुंची है, अक़वाम मुत्तहिदा का अदारा कह रहा है कि इमदाद पहुंचाना मुमकिन ही नहीं रहेगा उसके बाद। चलिए इस पर बात करेंगे, पहुंच भी जाए तो नहीं होगा। अब ये एक इंतकामी रवैया है, हमें वो इशारा दे रहे हैं कि आपकी माली मदद कर सकते हैं, मगर इंडिया की बालादस्ती कबूल करें, ट्रेड करें, उसके साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करें। खैर सफारती ताल्लुकात बहाल करने में और ट्रेड करने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो थोड़ा आगे पीछे आपको हटना ही पड़ता है, लचक दिखानी ही पड़ती है, और फायदा भी है, रास्ता रहे। और ट्रेड में हमारा अगर इंडिया को ज्यादा फायदा होगा, लेकिन हमें भी बात है तो फायदा, ठीक है। लेकिन मकसद तो पाकिस्तान को कमजोर और मोहताज बनाना है। मसला है चीन, बार बार मैं आपसे अर्ज करता हूँ, चीन मसला है। चीन इतनी बड़ी ताकत बन गया है कि अमरीकी बुखलाए हुए हैं, फिर अफगानिस्तान में खिफत की शिकस्त की वजह से खिफत का शिकार हैं, उसका अफगानियों से बदला लेना चाहते हैं। अमरीकी मिजाज को मत भूलें, उसमें 3 चीजें हैं जी। उसमें इल्हाद है, उसमें खूरेजी है, उसमें लोगों को गुलाम बनाने की ख्वाहिश है। ये यूरोप के वो लोग थे, मेजॉरिटी अब तो खैर दूसरे अक़वाम के सारी दुनिया से लोग वहां पहुंच गए, जो अपने माशरों के कोई गए गुजरे लोग थे। अब 5 लोग भूल जाते हैं, 5 करोड़ रेड इंडियंस को इन्होंने मार डाला था, और 5 करोड़ कालों को मार डाला था अगवा करके। कभी तारीख इंसानी में ऐसा भी हुआ था कि 5 करोड़ आदमी अगवा करके लाए हैं, इसमें देहाते बहरी जहाजों में मर गए। तो इसको रजिस्ट आपको सब कुछ छोड़ना होगा। अमेरिका की अगर बात आप मानते हैं तो आपको हर चीज छोड़नी होगी। इमरान खान जाए, इमरान खान किसी का दर्द सर नहीं है, इमरान खान की कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि उससे लोगों को मोहब्बत हो। तो फिर चाइना आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा, इसलिए कि वो जितनी मर्जी ये कर दें वीडियो रेडियो, वो तो 6-7 साल से उन्होंने बना रखी है, ज्यादा अरसे से। 2 दफा तो ये कहना शायद मुझे नहीं चाहिए, मैंने उसे रुकवाया कालम लिखकर। एक दफा काजी हुसैन अहमद ने मुझे बताया, एक दफा किसी और साहब ने बताया कि भाई ये कोई इस तरह की वीडियो है, तो अखबार में कालम लिखा कि ये जाली एक वीडियो बनाई हुई है, वो जारी करना चाहते हैं। अब वो कितनी जाली है कितनी असली है बेहतर है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि इमरान खान के हामी उसे छोड़ तो नहीं देंगे उसकी वजह से। जुबैर साहब आ रहे हैं ना, टीवी पे अपीयर हो रहे हैं ना, उनकी एक इसी तरह की किसी ने बनाई थी, तो उससे क्या होता है, वो वक्ती तौर पे थोड़ा सा डैमेज हो सकता है, लेकिन उसके हामी उसे छोड़ तो नहीं देंगे। ठीक है,
लेकिन हारून साहब, इसमें एक जिस चीज़ का एज ऑपोजिशन खासतौर पर नून लीग ले रही है वो ये कह रही है कि साबिक जो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब हैं वो आए और दिफा करें, और उनसे सवाल भी किया गया कि आप इसको डिफेंड करें ना, अगर आपको लगता है ये झूठ है और एडिटेड है आप इसको डिफेंड करें। उन्होंने कहा मैं पागल हूँ जो मैं अदालतों के चक्कर लगाऊं और जाकर मैं इस चीज़ का दिफा करूं। तो आपको नहीं लगता उनको आना चाहिए सामने, दिफा करना चाहिए, बावजूद इसके कि अदलिया की बात है, एक साबिक चीफ जस्टिस की बात है ये? देखिए, ये जो जज साहब बेहतर जानते हैं, एक नुकता तो वाज़ेह है, वो ये है कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, हमारी अदालत कर सकती है, क्योंकि वो उसमें एलिमेंट ऑफ ट्रुथ नजर तो आता है किसी हद तक जो ऑडियो जारी की गई है, लेकिन उसके बारे में सवालात भी बहुत हैं जो मैं आपसे अर्ज करता हूँ जी। लेकिन जज साहब से जो लोग कह रहे हैं कि वो जाएं अदालत में, तो नून लीग क्यों नहीं चली जाती? इस पे ये कहा जाता है कि जी वो जस्टिस खोसा ने इतनी सख्त शरात आज कर दी है कि वो तो साबित करना बहुत मुश्किल होगा। अजीब बात है भाई, शरात तो होती है, शरात तो ऐसी सख्त है बात चीजों के मामले में कि आदमी हैरान रह जाता है। जो अल्लाह के रसूल ने यानी खुदाई इल्हामी अहकामात थे ना, कहा कि 4 गवाह होने चाहिए फलां चीज के मामले में जी। और वो ऐनी शायद होने चाहिए। भाई जब इतने संगीन मामलात होते हैं तो शरात तो निजाम अदल का तकाजा है कि सख्त हो। तो आपके पास अगर शवाहिद हैं और उस अमरीकी अदारे की रिपोर्ट, वो अमरीकी अदारा काबिल एतबार है, मुस्तनद है, जिसने इसकी तौसीक की है, तौसीक नहीं किया है वैसे उन्होंने दूरी तौसीक किया, वो कहते हैं कि पॉसिबल है गड़बड़, वो ना इसकी तौसीक कर रहे हैं ना वो उससे तरदीद कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब उन साहब का रिकॉर्ड देख लें जिन्होंने ये जारी की है। पहले तो वो बड़े जोरों में थे, अब कुछ बुझे हुए हैं जी। वो उनका रिकॉर्ड यह है कि उन्होंने तो ये खबर छाप दे दी थी कि सुप्रीम कोर्ट कल नवाज शरीफ को बरी करेगी और उसी दिन नवाज शरीफ साहब को सजा हुई, अदारे को परेशानी लाक हुई और तदीद करनी पड़ी। उन्होंने तो वो इंडियन मेजर था, क्या नाम था उसका, गौरव आर्या, उसका एक वीलॉग था, उसकी खबर बना के छाप दी कि जनरल आसिम बाजवा ने वहां करोड़ों का अरबों रुपए का कारोबार है जी। वो भाई वो उसके बेटे हैं, वहां काम करते हैं। देखिए, इसी क्लासिकल एग्जांपल है, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान के 3 बेटे वहां कारोबार करते थे अमेरिका में। अब लोगों ने मुझे कहा कि जी आपने तो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की बहुत तारीफ कर दी और किताब ही लिख डाली, और ये तो इनके पास पैसे कहाँ से आए? ठीक। वो भाई पैसे उनके 3 बेटे, जिनमें से एक तो 15-20 बरस से, 20 बरस से लगभग, दूसरा 20 बरस से, 15 बरस से, तीसरा 20 से कारोबार कर रहे थे, उनके पास पैसा था, उन्होंने आगे फैक्ट्री लगाई। और बड़े बड़े लोग, ऐसे मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, बात इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे समझाते ये आपने क्या किया, इनके पास कहां से पैसे आ गए? अच्छा, और बाद लोग कहते थे इसके सबूत सामने आएंगे। वो किताब छपी थी 1990 में, 31 बरस हो गए, कोई सबूत सामने नहीं आया। ठीक भाई, इस तरह की खबरें आप दे देते हैं एक इंडियन वीलॉग पे वो करके। अच्छा, अब ये अदालत में जाए, जो लोग जस्टिस साकिब निसार को सजा दिलवाना चाहते हैं, उन्हें जिम्मेदार समझते हैं, वो अदालत में जाए। जज साहब क्यों जाए अदालत में? कोई आदमी मुझ पे कोई इल्जाम लगा दे, रोज आए दिन हम पे इल्जामात लगते हैं जी। तो हम क्यों अदालत में जाएंगे? हम अपने घर में बैठे हैं आराम से। जो जिसको तकलीफ पहुंची है, जो कसूरवार है, ये वही मोहतरमा नहीं है जो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, जिन्होंने ये कहा था कि कोई मीडिया सेल है ही नहीं। अब वो कहती है मीडिया सेल भी था, कन्फेस किया, और मैंने उसके इश्तहारात भी रुकवाए थे। फिर ये कहा कि वो तो पार्टी के इश्तहारात थे। पार्टी के कौन से इश्तहारात थे? पार्टी के इश्तहारात के बारे में इस तरह अहकामात देने की तो उन्हें जरूरत ही नहीं थी और किसी को। और फिर उन्होंने, उनकी सेक्रेटरी इतलात ने ये कहा कि जी वो तो 2010 की बात है, और 92 के इश्तहारात रोके गए जो लॉन्च ही 2015 में हुआ। उनका 2010 का है बयान, ये है तो 2015 में जो लॉन्च हुआ है, 5 साल पहले इश्तहार उसके रोक दिए गए। ये कैसे मुमकिन है? सही। तो इसमें बहुत से सवालात हैं, कोई चीज एब्सोल्युटली क्लियर नहीं है। वादे तौर पे कोई इस पे जो कहते हैं ना उर्दू में हुक्म नहीं लगाया जा सकता, तो इस पर कतई राय हतमी नहीं दी जा सकती। ठीक। लेकिन अदालत में जाना चाहिए ना नून लीग को। ये क्या जवाब है
कि जी शरात बड़ी सख्त है, तो शरात सख्ती होती है ना। सही। किसी शख्स को आप उसकी उम्र भर की नेकनामी से महरूम करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि बस अदालत आपके कहने में आ जाए। अदालतों पे दबाव डाला जा रहा है, हुकूमत पे दबाव डाला जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव भी डाला जा रहा है, उसे तरगीब भी दी जा रही है कि हम आपके ज्यादा फरमाबरदार साबित होंगे, हमें एक बार फिर मौका दें। ठीक है, लेकिन हारून साहब नहीं ख्याल है कि इसको कबूल किया जाए। ठीक है, लेकिन हारून साहब आप चूंकि ये बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी साहब के अगेंस्ट जो तौहीन अदालत के लिए दरख्वास्त दी गई और फिर वो अदलिया ने मुस्तरद कर दिया, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? भाई आप अदालत का मामला, मैं इस पर क्या तबसरा करूं? अदालत अगर ये कहती है कि रिटायर्ड जज अदलिया का हिस्सा नहीं है, ठीक है, अदालत का फैसला है, इस पर कोई तबसरा तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन हारून साहब ये कोई सिलसिला खत्म नहीं हुआ ऑडियो या वीडियोस के हवाले से। आपको लगता है कि मजीद कुछ ऑडियो या वीडियो सामने आ सकती हैं? एक तो आपको बताया ना उन्होंने 6, 7, 8 साल से बना के रखी हुई, शायद इससे भी पहले। कैरेक्टर असैसिनेशन में तो नून लीग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और सोशल मीडिया पे कैरेक्टर असैसिनेशन में पीटीआई वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए, ये इंटेलिजेंस एजेंसियों का रिकॉर्ड है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की कैसे रसाई है उस तक। दुरुस्त बात। यानी इसका मतलब यह है या तो उसी जमाने में उन्होंने एजेंसियों से कुछ चीजें हासिल कर ली थी, या अब उनके कोई जराए हैं, और जराए उनके नहीं हो सकते, जराए अमरीकियों के हो सकते। ठीक है, तो हारून साहब ये जो परवेज रशीद और मरियम साहबा की थी डॉन लीक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसको भी जारी किया जाएगा या फिल वक्त उसको दबा के रखा जाएगा? मैं नहीं कह सकता कि वो मौजूद भी है या नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि उस वक्त व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो रिकॉर्ड करने का सिस्टम मौजूद था या नहीं था। अब तो मौजूद है, तो उसकी सलाहियत उस वक्त थी, इस्तेदाद थी या नहीं थी, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर है तो वो भी जारी किया जा सकता है, और भी बहुत कुछ जारी कर सकते हैं। पीटीआई वाले क्या कोई काम है? और जब ये मुकाबला शुरू हो जाएगा फिर जैसे कि हमेशा आपसे अर्ज करता हूँ, फिर दोनों तबाही के किनारे पहुंचेंगे। क्या काम हो रहा है? लोग महंगाई से मर रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, चूल्हों में गैस नहीं है, किसी चीज की फिक्र ना हुकूमत को है ना पोजीशन को है, हर चीज की तावील कर रहे हैं। खल्के खुदा के लिए कोई मंसूबा किसी के पास नहीं है, ना पोजीशन के पास है ना हुकूमत के पास है। और क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे की किरदार कुशी कर। ठीक है, सियासत और हारून साहब अपनी सभी चमकारे। खल्के खुदा की आप बात कर रहे हैं, कराची का जो नस्ला टावर गिराया जा रहा है, तकरीबन 4 फ्लोर्स की गिरा दिए, मुजाहिरीन मौजूद है, मगर ये सियासतदान हारून साहब तब कहाँ पर थे जब ये पूरी बात चल रही थी, अदालत के अहकामात आ गए थे। हाफिज नईमुर रहमान साहब अदालत पहुंच गए, अदालत ने कहा भी आप सियासत करने आए हैं, आप चले जाएं यहाँ से। तो क्या इंसानी हमदर्दी थी या सियासत थी, क्या था? हाफिज साहब वहां पे जब रोस्टम पे गए। सियासतदान तो सियासत ही करता है, उसमें इंसानी हमदर्दी का पहलू भी अगर हो सकता है। ठीक है, गुजारे ये इसके 2-3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि वो जो लोग वहां से निकाले गए उनका कसूर तो बस इतना ही है ना कि उन्होंने यकीन कर लिया कि जब हुकूमत ने एनओसी दे दिया, 17 महकमों ने एनओसी दिया, तो इसके बाद वो तो जाहिर है उन्होंने यकीन कर लिया कि अब कोई इसमें अंदेशा नहीं है। सही। ये जो 17 महकमे थे, इनके सरबराह थे, इनके जिम्मेदार लोग, सबसे बढ़कर मंजूर काका था, और मंजूर काका एवरीबॉडी नोज कि जरदारी साहब का आदमी था, मुल्क से भागा हुआ है जी। तो इनकी कंपनसेशन तो होनी चाहिए। एक बात तो यह है कि जिस शख्स ने वो इमारत तामीर की उसको पकड़ा जाए, और भी जो ऐसी इमारतें हैं, देखिए रिट में आपको भी अर्ज करता हूँ कैसे कायम की जाती है, इनको पकड़ा जाए, इनको जेल में डाला जाए, तो ये बिल्कुल पैसे देंगे। मगर सिंध हुकूमत के तो वजीर साहब ये कहते हैं कि मैं ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा और ये हो जाए वो हो जाए, मैं तो नहीं गिराऊंगा, गिरानी तो पड़ेंगी ही। अच्छा, मगर इन लोगों को कंपनसेशन तो मिलनी चाहिए ना, इनका क्या कसूर है भाई? सरकारी दफातर ने एनओसी जारी किया जी, इसका एक फायदा होगा, यानी लोगों को तकलीफ तो बहुत पहुंची है, जाहिर है। इसका एक फायदा होगा कि आइंदा से ये कुछ सिलसिला कुछ रुक जाएगा अगर यही यानी अदालत इसी तरह सख्ती से इस पर कायम रही।
ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ हारून साहब चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे, कराची की चल रही है तो कराची की सुबह सिंध की पॉलिटिक्स के हवाले से हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ शौकत तरीन साहब ये जो नवीद सुना रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर नीचे चला जाएगा, ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा, महंगाई की क्या सूरत हाल रहेगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1 का कामयाब तजुर्बा किया, ये कितना ज़बरदस्त मिसाइल है और कितना अच्छा इजाफा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची के हवाले से हारून साहब हम पहले बात कर रहे थे, मगर कराची के हवाले से और खासतौर पे किसानों के हवाले से जो फरूख हबीब साहब ने बात की है, उन्होंने कहा एक तो ये जो सिंध इल्ज़ाम लगाता है, खासतौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा किया कि एनएफसी का पूरा शेयर नहीं दिया जाता, पूरा शेयर देते हैं, सारे मेगा प्रोजेक्ट्स तो विफाक शुरू करता है। सिंध के अंदर आप लोगों ने कुछ नहीं किया, मगर किस चीज़ के हवाले से आप डिमांड्स अपने सामने रखते हैं विफाक के? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि सिंध में तो करप्शन तो हर जगह है, मगर सिंध में तो ये आपको बताया था फार्मूला, ये 35% तो पहले रख लिया जाए, उसके बाद बाकी भी मुश्किल से 1/3 पैसा खर्च होता है। अलग वसाइल के एतबार से सिंध सबसे ज्यादा अमीर मंसूबा है। सबसे ज्यादा अलमनाक बात यह है कि कराची सबसे ज्यादा टैक्स पे करे, 33% इनकम टैक्स सिर्फ कराची शहर से जमा होता है पूरे मुल्क, और दही सिंध 1% भी टैक्स का नहीं देता है पूरे मुल्कों के जो कुछ वसूल होता है। तो आप बल्दियाती अदारों को कोई इख्तियारात नहीं दिए जाए, तो ये एतराज़ात तो उनके दुरुस्त। ठीक है, टैक्सेस के हवाले से हारून साहब याद आया, शौकत तरीन साहब ने जो बात की है मीडिया से, उन्होंने कहा कि IMF के हवाले से एक तो पहले तो गलत फहमियाँ फैलाई गई, दूसरी बात है कोई नया टैक्स नहीं हम लगा रहे, और अच्छी बात यह कि ऐसे इक़दाम कर रहे हैं रुपए की कदर बेहतर और डॉलर नीचे आएगा। वाकई डॉलर नीचे आएगा? इम्कान तो है ना। देखिए, जब आपको IMF से $1 बिलियन मिलेंगे, वो दरअसल $1 बिलियन नहीं है, वो एक सर्टिफिकेशन है। अच्छा। पाकिस्तानी मईशत हद तक महफूज है, तो आपको दूसरे अदारों से भी पैसा मिल सकता है, फिर सऊदी अरब के पैसे पहुंच जाएंगे, तो इम्कान तो है। और वैसे ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हम लोग डॉलर खरीद रहे, जो भी लोग डॉलर खरीद रहे हैं, देखिए अगर एक अफगानी डॉलर खरीदता है तो उसे माफ किया जा सकता है। $4 बिलियन वहां में थे, और अब वहां जो बहुत बराए नाम उसका हिस्सा रह गया है, इसलिए लोग चले गए, बैंकिंग का निजाम तबाह हो गया। लेकिन हमारे लोग क्यों डॉलर खरीद रहे हैं? हम खुद अपने दुश्मन हैं। मेरा ख्याल है कि पॉसिबिलिटी है, और डॉलर नीचे लाना चाहिए, जिस तरह भी मुमकिन है इसे नीचे लाना चाहिए, ताकि इन लोगों को सजा मिले जो एक तो टैक्स अदा नहीं करते, और इनमें से बेशतर या पूरा तो बहरहाल नहीं करते, और फिर जो है वो मुल्की मईशत के दरपे हैं, तो इनके साथ तो डाकुओं जैसे सलूक किया जाए जो लोग डॉलर खरीद रहे हैं बगैर किसी जरूरत के। एक तो है ना कारोबारी जरूरत है, किसी को डॉलर में अदायगी करनी है, वो तो है ना। ठीक है, दुनिया के शर्मनाक रवैया जो अफगानिस्तान के बारे में हारून साहब इसके ऊपर बात करेंगे, मगर उससे पहले क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो एक बड़ा ज़बरदस्त कामयाब तजुर्बा किया बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1 का, वो कितना ज़बरदस्त इजाफा है पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में? बहुत गैर मामूली है, दोनों चीजें गैर मामूली हैं। जो चीन से बहरी जहाज आ रहा है, फ्रिगेट, वो भी गैर मामूली है, और ये शाहीन का तजुर्बा भी गैर मामूली है, इसलिए कि एक तो ये ठोस ईंधन से चलता है। ये फर्क मलहूज रखें कि गौरी मिसाइल जो है, ये गजनवी मिसाइल जो है, वो ठोस ईंधन से नहीं, लिक्विड ईंधन से चलता है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। दूसरा ये है कि उसे ट्रेस किया जा सकता है एंटी मिसाइल सिस्टम से, इसे नहीं किया जा सकता। तो ये मिसाइल के तजर्बात में तो पाकिस्तान इसमें कोई कोताही नहीं कर रहा। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर से शुरू हुआ और अभी तक जारी है, तो इसमें पाकिस्तान की दफाई सलाहियत में इजाफा होगा। वो तो मैं बार बार आपसे अर्ज करता हूँ कि कुछ चीजें अभी तक ऐसी हैं जिसका पाकिस्तान ने ऐलान ही नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। वो तो जंग का कोई खतरा नहीं, हमले का खतरा नहीं है। और जो फ्रिगेट आ रहा है चीन से, उसके बारे में इतना कह देना काफी है कि उसके बाद कराची की बहरी नाकाबंदी का जो मंसूबा मुद्दतों से बना रखा था इंडिया ने, वो तो खत्म हो गया, इसलिए कि ये एक फ्रिगेट नहीं है, 4 है, और इसकी सलाहियत बहुत गैर मामूली है। इसमें इजाफा 10% नहीं है सलाहियत में, 20%, 50% नहीं है, कई गुना इजाफा हो जाएगा। इंडियन बहरिया
अमेरिका का मंसूबा यही है ना, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर बहरे हिंद पर और बहरे ओकेनूस पे हुक्मरानी फरमाएं, और चीन के जनूबी समंदरों पे भी। तो ये ख्वाब तो चीन पूरा नहीं होने देगा, और पाकिस्तान भी अपनी हिफाजत के लिए जो कुछ मुमकिन है करेगा। ये पहला जहाज नहीं है जो चीन से आ रहा है, वाहिद जहाज नहीं है जंगी जहाज, 3 और आएंगे इसके बाद, हर 6 महीने के बाद एक जंगी जहाज आता रहे। जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन हारून साहब, चलिए कौम को एक और अच्छी खबर सुना देते हैं। आप हमेशा गैस पाइपलाइन की बात करते रहे पाकिस्तान रशिया के हवाले से, फाइनली इत्तेफाक हो गया और फरवरी का महीना चूज किया गया कि बाकायदा तौर पर इस पे दस्तखत कर दिए जाएंगे। बहुत जरूरी है, इसलिए कि जो गैस का क्राइसिस है, आप 1000 तावील करें, आज एक भूखे आदमी को 1000 दलाइल दे देंगे, फलां वजह से तुम्हें खाना नहीं मिल सकता। भाई वो तावील किस काम की? लोगों को खाने के लिए चाहिए, और खाना चूल्हे के बगैर कैसे पक सकता है? फिर आप 10 अरब दरख्त और लगाएं, फिर लकड़ियों पे लोग आप दोबारा खाना पकाना शुरू कर दें। ये कोई जवाब है? अभी अम्माद साहब बड़े दलाइल दे रहे थे टेलीविजन पे, भाई ये बहुत महंगा पड़ता है और फलां है। भाई महंगा पड़ता है, सस्ता पड़ता है, जो कुछ भी है, गैस लोगों को मुहैया की, जो चोरी हो रही है उसको तो रोक दें। और 20-30% गैस चोरी हो रही है, और फिर ये बिजली की और गैस का प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते? सही, जब आप नहीं चला सकते, बिजली 20% चोरी होती है ना, सिर्फ 5% लाइन लॉसेस होंगे, 15% तो चोरी होती है ना जी। जो जिसके लिए इतनी बड़ी कीमत अदा आपको आपके खुद मुख्तारी दाव पे लगानी पड़ती है। तो बिजली कंपनियों को प्राइवेटाइज करें, गैस को भी प्राइवेटाइज करें। जब आपसे नहीं चल सकता तो दुनिया भर में, तो ये सवाए रूस के, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, रूसियों के पास तो बहुत वसाइल हैं और बेपनाह गैस है। हमारे पास तो इतनी गैस नहीं, उनके पास तो इतनी है, तो सारे यूरोप को फराहम कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो भाई इसको प्राइवेटाइज करें, और ये बड़ा अच्छा है, मुआहदा हो गया है, रूसियों का इसमें बड़ा तजुर्बा है, और जो ज्यादा बर्क रफ्तारी से कर सकते हैं। अमरीकी लाबी इसका मतलब है नाकाम रही है। ठीक है, अब हम साया मुल्क की भूख और हारून साहब उनके खाने की बात करते हैं। अफगानिस्तान की 3 करोड़ 90 लाख के करीब आबादी है, 5% को सिर्फ खुराक मिल रही है, बाकियों का क्या हारून साहब? बाकियों का तब क्या कहा जा सकता है? आपको अमेरिका के बारे में अर्ज किया ना कि वो तो खून पीने पर तुले हुए हैं अफगानों का, शिकस्त खा गए हैं। तो 5% भी कहाँ, 5% भी ये है कि सरकारी अफसर घरों के बाहर खड़े होके और आसूदा लोग घर का फर्नीचर बेच रहे हैं। CNN ने दिखाया कि एक आदमी अपनी एक बच्ची बेचने के तैयार है। जब यहाँ तक नौबत से आ जाए तो इससे ज्यादा क्या अजियतनाक सूरत हाल हो सकती है? 10 लाख अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट यह है कि 10 लाख अमवात का खतरा है। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा है। बैंकिंग का निजाम बिल्कुल खत्म हो गया है। तो मैंने आपको बताया $4 बिलियन थे सर्कुलेशन में, अब बिल्कुल बराए नाम रह गए। अच्छा, कमाल यह है कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और दूसरे बहुत से ममालिक ने कई $1 बिलियन का वादे किए हैं, मगर वो वादे हैं दे नहीं रहे। भाई कुछ दिन में तो बर्फ पड़ेगी। $7 बिलियन की इंपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान की, उसका बड़ा हिस्सा, कम से कम $4-5 बिलियन खाने पीने की चीजों का है। तो कब आप भेजेंगे? जब बर्फ गिर जाएगी। तो शमाल में तो ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक, काबुल में भी सूरत हाल बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन तक तो मुमकिन है। शमाल में तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो आप लोगों को मरना नहीं छोड़ देंगे। फिर महाजरत का सिलसिला शुरू होगा पाकिस्तान और ईरान की तरफ। ये तो बहुत बड़ी तादाद में फिर हारून साहब हिजरत होगी। फिर तो बहुत बड़ी 4-5 लाख। मीडिया अदारे बंद हो गए हैं, 15,000 वर्कर बेरोजगार हो गए। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, ट्राई का इजलास हुआ था, प्लस कहते हैं जिसे, या ट्राई का प्लस कहते हैं। अमेरिका, रूस और फिर साथ पाकिस्तान मेजबान था और तालिबान को बुलाया गया। उसमें वादे किए गए, मगर कोई वादा पूरा नहीं हुआ। ताइवान और यूक्रेन के मामले पर चीन और रूस के दबाव में है अमेरिका। अपनी हजीमत में पर्दा डालना भी मकसूद है, बदला लेना भी मकसूद है। ये तो जो बाइडेन साहब तो तकरीबन फिरौन ही बन गए। लेकिन इसका अल्टीमेटली लॉस तो देखिए, अफगानों को तो बहुत अजियत होगी, लेकिन इसमें से अगर वो गुजर गए किसी तरह, जितना भी नुकसान हुआ, तो इसकी आखिरी कीमत अमेरिका अदा करे।
ठीक है हारून साहब, एक मतलब आप फिर से कंफर्म कीजिएगा, आपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस चीज़ के ऊपर थोड़ा जोर दिया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो क्या कहता है अफगानिस्तान के बारे में? कितना खुदा न खास्ता हलाकतों का खदशा है? कितने अफराद हैं जिनको फौरी मदद चाहिए? 10 लाख तो उन्होंने सिर्फ बच्चों के बारे में कहा। 95% आबादी के पास बाकी नहीं है पूरी, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास सिरे से नहीं है। फिर आपको पता है कि सर्दी में अगर खुराक न मिले तो वो तो मौत का पैगाम है। ठीक है, अभी फौरी तौर पे क्या हो सकता है हारून साहब? फौरी तौर पे कितनी फौरी तौर पे इमदाद दी जा सकती है? बड़ी कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए, दुनिया भर के मीडिया में इश्ताहारात देने चाहिए। यहाँ से जो कुछ हो सकता है हम कर ही रहे हैं। और एक तो वो ऐलान है ना 5 अरब रुपए का जो इमरान खान साहब ने किया है जी। इसके अलावा भी मदद जा रही, यानी सरकारी तौर पर ही जा रही है, मगर ये है कि अतियात लोगों से जो देने पे आमादा हैं उनसे लिए जा रहे हैं हर कहीं से। तो फौरी तौर पे यही हो सकता है कि दुनिया के ज़मीर को झिझोड़ने की कोशिश की जाए, और जो हम कर सकते हैं वो तो कर ही डालें। ठीक है, असल इख्तलाफ हारून साहब तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने या ना करने के बारे में, जो हज़ारा अमायदीन ने हिमायत का ऐलान किया है तालिबान की, आपको लगता है कि उनकी हिमायत से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन तालिबान अपनी सी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें करनी चाहिए। और ये सख्त उलमा है, मुसीबत ये है कि ये ना कुरान पे किसी ने कुरान करीम पे गौर करते हैं, न सीरत रसूल पे गौर करते हैं, ना ये तारीख पढ़ते हैं, ये अपनी रवायात के असीर हैं। तो इस सुलह हुदैबिया भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में 3 दफा जनाब सुलह हुदैबिया पे जनाब उमर इब्न खत्ताब को था, यानी क्या कहना चाहिए कि उनके जहन में सवालात थे। 3 दफा वो अपनी ऊँटनी बढ़ा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले गए और अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। पहली दफा आप जरा गौर फरमाएं, सलाम करने वाला कौन है और जिसे सलाम किया जा रहा है वो कौन है? कभी ये मुमकिन था कि वो सलाम को जवाब न दें? इस पे वो नाखुश थे जाहिर है इस बात पे। फिर तलब फरमाया उन्हें कुछ देर में और कहा कि मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है कि कभी नहीं मिली थी, और वो आज जो उसके बाद उतरी कि हमने आपको फतेह मुबीन अता की है। कुछ इन्हें भी लचक का मुजाहरा करना चाहिए। दुनिया तो देखिए ना, आपको बताया कि 5 करोड़ रेड इंडियन मार डाले उन्होंने, और अफ्रीकी मार डाले, और दोनों आलमगीर जंगों में कितने करोड़ आदमी मर गए, और एटम बम 2 फेंक दिए जापान पे। उनसे कुछ ज्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए, और सूरत हाल को किसी न किसी तरह संभालना चाहिए। ठीक है, चीनियों को चाहिए उनकी मदद करें, चीनी कर सकते हैं, रूसी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इसके पे बहुत शोर शराबा करना चाहिए, हंगामा उठाना चाहिए जहाँ कहीं। ठीक है, ठीक है, चलिए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो कोरोना नई किस्म जिसने तमाम दुनिया को परेशान कर दिया, अफ्रीकी ममालिक से उठने वाला यह नया वायरस कोरोना का नई किस्म कितनी हौलनाक है और पूरी दुनिया को इसके ऊपर क्या हिकमत अमली अपनानी होगी, खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से क्या फैसले किए जाएंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे। जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि कोरोना की नए किस्म के हवाले से ये क्या है किस्म, इसका इलाज क्या होगा, हिकमत अमली क्या अपनाई जाएगी और इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको ज़्यादा ख़तरनाक और हौलनाक करार दिया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं, ये सेक्रेटरी जनरल PMA में हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हारून साहब भी मेरे साथ मौजूद है, मगर मैं ये जानना चाहूँगी कि पहले आप लोगों ज़रा बताएं कि कोरोना की जो नई किस्म है जिसे B.1.1.529 का नाम दिया गया फिल वक्त, वो क्या है, असल में क्या है ये किस्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली देखिए, अभी तक तो कोई चीज़ कंफर्म नहीं है और कोई ऐसी जो है वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि जिसको हम कहें कि कोई तशवीश वाली ऐसी कोई बात है कि कोई नया वेरिएंट आ गया है, स्टिल नॉट कंफर्म। लेकिन ये ज़रूर है, इससे हमें परेशान ज़रूर होना है कि म्यूटेशन हो रही है बहुत तेज़ी से। जब म्यूटेशन होती है तो उसमें वेरिएंट्स के आने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन जो तमाम चीज़ों का एक ही बॉटम लाइन है वो ये है कि जो शुरू दिन से जो SOPs बताई गई हैं
उसको फॉलो करना है। और हमारे पास एक चीज और आ गई है, वैक्सीन। तो वैक्सीन को लगाना है, तो ये दो चीजें मिलके ऑगमेंट होके हम इससे निजात बहुत जल्दी हासिल कर सकेंगे। लेकिन चूंकि हम देख ये रहे हैं कि दुनिया में भी और खासकर हमारे मुल्क में भी अब ऐसा लगता है पाकिस्तान में कि लोग तो कोरोना को भूल गए हैं और लोगों को शायद ये पता लग गया है कि शायद हमारे मुल्क से कोरोना बिल्कुल ही खत्म हो गया है। पूरी नॉर्मल लाइफ चल रही है, हर चीज खुला हुआ है, हर गैदरिंग हो रही है, उस गैदरिंग में कोई मास्क नहीं होती है, उस गैदरिंग के अंदर हाथ मिलाया जाता है, गले भी मिला जाता है, सब कुछ हो रहा है नॉर्मल जैसे देयर इज नो कोरोना। लेकिन हमें जो डर है वो ये है कि चूंकि बाहर के जो अभी 4-5 ममालिक बहुत सीवियरली अफेक्टेड हो रहे हैं कोरोना से, जिसमें फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है और दूसरे ममालिक है, हमारे पास कोई उसका एक रोक टोक नहीं है। बाहर से जो लोग आते हैं वो बस जहाज से उतर के सीधे बाहर निकल जाते हैं इमिग्रेशन करा के। तो सिर्फ उनको ये दिखाना होता है कि जी ये हमने वो PCR कराया हुआ है, वो नेगेटिव दिखाते हैं और बाहर आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उसकी डायग्नोसिस या उसकी रोकथाम जरूर होनी चाहिए। जो हमारा एक सिस्टम इसकी रोकथाम को हमने बताया हुआ है उसको फॉलो अप करना चाहिए, ताकि हम स्क्रीन आउट कर सकें कि कहीं बाहर से कोई लेके तो नहीं आ रहा है। और हमारे यहाँ जिन लोगों को अभी भी ग्राफ स्ट्रेट नहीं हुआ है, अभी भी आप देखें तो 300-400 लोग रिकॉर्डेड हो रहे हैं। अब ये तो वो रिकॉर्डेड केसेस है, लेकिन अनरिकॉर्डेड अनरजिस्टर्ड बहुत सारे केसेस हैं, तो वो एक को दूसरे को लगाते हैं, वो म्यूटेट करता है। तो हमें डर है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि अल्लाह ना करे दिसंबर के 2nd वीक या 3rd वीक में हमारे पास 5वीं लहर ना आ जाए, अगर हम इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स को प्रॉपरली अडॉप्ट ना करें या हम उसको फॉलो ना करें। तो ये है। बाकी जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स की बात हो रही है, स्टिल अभी इसमें हमें कहीं पर कोई आर्टिकल में या किसी तरफ से अभी कंफर्म नहीं है कि वो है क्या। चूंकि ये नया वायरस है तो कोई ना कोई ऐसी चीजें आती रहेंगी, लोग जिसको होगा वो बोलेगा, लेकिन एज सच अभी उस तरह से हमें परेशान नहीं होना है। लेकिन जो वेरिएंट ऑलरेडी मौजूद है वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए SOPs और जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है। हारून साहब, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? देखिए डॉक्टर साहब, गुजारे ये है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन बरतानिया ने 6 अफ्रीकी ममालिक से पाबंदियां लगा दी हैं, जनूबी अफ्रीका से खास तौर पर, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, अस्ताबेनी वगैरह। और उनकी जो हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके जेनी बैरिस ये कहते हैं कि ये नई किस्म खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक है। बाद इंटरनेशनल मीडिया तो कह रहा है 5 गुना ज्यादा तेजी से फैल सकता है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन खतरा तो वही है। बिल्कुल आपकी पहले भी देखिए, हमें पहले भी मसला क्या हुआ था, जो ईरान से लोग आए थे और दूसरे मुल्कों से लोग आए थे, बरतानिया से आए थे, हमने उन्हें रोका नहीं था और मास्क हम पहनते नहीं है और हमने फर्ज कर लिया। आपने ठीक कहा, मैं जाता हूँ ट्रेन में लोग आप बुलाते हैं और कई दफा तो मैं देखता हूँ कि पूरे मजमे में, मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, मैं तनहा आदमी था, वाइस चांसलर समेत किसी ने नहीं पहना हुआ था मास्क, और वो उसको हम भूल ही गए हैं टोशन लगाना है आसन को। जब मेरा ये ख्याल है कि इसको अलग करते रहना चाहिए और आपके एसोसिएशन की शायद ज्यादा जिम्मेदारी है। हारून भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, देखें आपने बिल्कुल सही मुझे भी याद दिला दिया कि 22 जनवरी 2020 को हमने एक प्रेस रिलीज और एक लेटर लिख के ये मुतनब्बे किया था कि चीन के शहर वुहान में 6 लोग इंतकाल कर चुके हैं और 300 लोग एक कोरोना नाम का वायरस है जिसमें ये मुब्तला हुए हैं। तो ये चूंकि लोग चाइना जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, बिजनेसमैन जाते हैं, तो ये बीमारी पाकिस्तान आ सकती है। तो बेसिकली कोरोना वायरस तो है अपनी जगह, लेकिन अब डिफरेंट वेरिएंट्स डेफिनेटली आएंगे। हम ये कह रहे हैं, हमें बेसिक चीज से होना चाहिए। वेरिएंट्स तो आते रहेंगे और तेजी से फैलते रहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं
कि अगर ये जो इस वक्त सूरत हाल हमारी है कि हम बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं, तो जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने सुना है कि ऑस्ट्रेलिया के तमाम शहरों में उन्होंने लॉकडाउन 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है, और फजाई जो वो जितनी भी है फजाई पाबंदी हो गई है, वहां पे जहाज नहीं उड़ रहे हैं। तो अब देखिए कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम है। तो हमारा तो हेल्थ का निज़ाम वैसे ही बड़ा बुरा है, बहुत ही वीक है। तो हम इस सूरत हाल पे खुदा ना खास्ता हमारे पास डायग्नोस्टिक किट्स भी इतनी मौजूद नहीं होती हैं। हमने तो वैसे भी वायरोलॉजी लैब की हमने डिमांड कोई 15-20 साल से कर रहे हैं कि जदीद वायरोलॉजी लैब हमारे पास होना चाहिए, ताकि हम कोई और वायरस हो या कोई वेरिएंट हो तो हम उसको डिटेक्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच डॉक्टर साहब। वक्त खत्म हो गया। हारून साहब बहुत शुक्रिया। बस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिंदगी गुजारने के तरीकों को बदलना होगा, हमें एहतियात बरतनी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।